अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी जो कि है हमारे पास एंटी प्रोटोजोआ और एंटी प्रोटोजोआ में से भी हम पहले करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स करेंगे। ठीक है जी, हमने आज कौन सी ड्रग्स करनी है? एंटी मलेरियल ड्रग्स करनी है। अब एंटी मलेरियल ड्रग करने से पहले हमें बताना चाहिए कि मलेरिया क्या है और ये किससे कॉज होता है। ठीक है, सो मलेरिया एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि प्रोटोजोआ जीनस प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, एक एक्यूट मलेरिया क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी फर्दर 5 स्पीशीज़ हैं जो कि मलेरिया कॉज कर सकती हैं। ठीक है, कितनी है? 5 स्पीशीज़ है। जैसे कि हमारे पास है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक है, सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है इस स्पीशी के बारे में वो कहता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट फॉर्म है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट भी है और डेंजरस स्पीशी भी प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम ही है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्लाज्मोडियम मलेरी और वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरी आ जाता है जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है और प्लाज्मोडियम ओवेल है। अब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल है ना, इन दोनों के बारे में आपने एक बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब मैं आपको साइकिल बताऊंगी तो भी समझाऊंगी। ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जब ये आपके लिवर में जाते हैं तो कुछ तो ठीक है, रेप्लिकेट करते हैं और आते हैं और आरबीसीज को इफेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे डोमिनेंट स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम हिप्नोजाइट स्टेज बोलते हैं, और हो सकता है वो 1 माह बाद 2 माह बाद फिर रेप्लिकेट करना शुरू करें और पेशेंट को रिकरेंट या रिलैप्सिंग अटैक हो जाए। तो ये जो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं ये हिप्नोजाइट स्टेज में जाते हैं, समझ लो लिवर में जाके सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद इन्हें होश आता है, ये फिर से रेप्लिकेट करते हैं और पेशेंट को मलेरिया कॉज करते हैं। सो ये दोनों रीलैप्स और रीलिमिटिंग यानी कि रिमिटिंग जो है वो दोबारा से अटैक करती है। ठीक है जी, सो हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम में फर्दर 5 स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम सबसे डेंजरस है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम ओवेल है जो कि रिलैप्स और रिमिटिंग करते हैं। लास्ट में वो कहता है प्लाज्मोडियम नोलेसी है। पहले समझा जाता था कि ये नॉन ह्यूमन पैथोजेनिक है, ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अब ये ह्यूमन को भी और इन्फेक्ट करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जब पेशेंट को मलेरिया हो जाता है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो पेशेंट हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा? पेशेंट को फीवर, चिल्स और स्वेट होते हैं। ठीक है, अगर वो प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम का पेशेंट है तो काफ़ी डेंजरस स्पीशी है ये, और ये प्राइमरी कॉज भी है मलेरिया का। इसकी वजह से पेशेंट को हाई फीवर, हाइपर पैरासाइटीमिया, सिस्टेमिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। और अगर हमने इसको ट्रीट ना किया, ठीक है, हाई फीवर, पैरासाइटीमिया और सिस्टेमिक डिसफंक्शन। ठीक है, अगर हमने प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम वाला जो पेशेंट है उसको ट्रीट ना किया तो उसके अंदर फर्दर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे कि उसकी जो कैपिलरी है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है और डेथ हो जाती है विद इन सम डेज अगर आपने इसको ट्रीट ना किया। तो ये हमने ओवरव्यू की बात की मलेरिया के बारे में। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो मलेरिया का लाइफ साइकिल है, क्योंकि उसी लाइफ साइकिल पर डिपेंड करते हुए हमने ड्रग्स देनी है और डिफरेंट जगह पर उसको ब्लॉक करना है। तो आपने क्या समझना है? सबसे पहले आपने ये समझना है कि हमारे पास ये एक मसल है, ठीक है, और इस मसल को किसने बाइंड करना है? आके बाइट करना है आके मॉस्कीटो ने। ठीक है, फीमेल मॉस्कीटो जो है वो एनोफेलिस जो है उसने आके बाइंड करना है और यहाँ पे क्या दे देना है? प्लाज्मोडियम दे देना है। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम जो है आपके कहाँ पे इंटर होगा? ब्लड में इंटर होगा। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम कहाँ इंटर होगा? ब्लड में इंटर होता है, और ब्लड में ये रेप्लिकेट शेट नहीं करता, ब्लड से सीधा ये कहाँ पे चला जाता है? लिवर में चला जाता है। ठीक है, ब्लड से ये प्लाज्मोडियम कहाँ पे आ गया? लिवर में आ गया। अगर तो ये प्लाज्मोडियम ओवेल या वाइवेक्स हुआ तो मैंने क्या बताया है कि वो दोनों क्या करते हैं? डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, और वो डॉर्मेंट स्टेज में जब चले जाते हैं तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हिप्नोजाइट। ये सो गए। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है? हिप्नोजाइट है, और ये स्पेशली किसके होते हैं? प्लाज्मोडियम ओवेल के और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। अगर ये हिप्नोजाइटिक स्टेज में ना गया तो ये यहाँ लिवर के अंदर क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, लिवर के अंदर क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करने के बाद ये दोबारा से रिलीज़ होता है कहाँ पे? आपके ब्लड में। ठीक है, ये कहाँ पे रिलीज़ होता है? दोबारा से ब्लड में। रेप्लिकेशन के बाद ये रिलीज़ होता है और इंटर करता है आरबीसी को। ठीक है जी, इंटर करता है किसको? आरबीसी को, और आरबीसी के अंदर दोबारा से रेप्लिकेट होता है, और फिर एक टाइम आता है कि ये जो आरबीसी है ये रप्चर हो जाता है, और ये जितनी भी हमारे पास
इसकी प्लाज्मोडियम है, रेप्लिकेशन के बाद जो है ये सारे का सारा रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है तो ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है, यानी कि वो कहाँ पे है, एरिथ्रोसाइट के अंदर है। सो ये एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के बाद रप्चरिंग स्टेज आती है, और जब ये रप्चर हो जाता है तो उस टाइम ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कॉज करता है, यानी कि पेशेंट को आप फीवर होगा, चिल्स होंगी, ठीक है, बुखार होगा, उसको बहुत बीमार वो फील करेगा। अब यहाँ से ये जो रप्चर हुए हुए रिलीज़ होते हैं, इनकी क्या फेट है, या तो ये दूसरे आरबीसीज के अंदर जाके रेप्लिकेट करेंगे और वो आरबीसी भी रप्चर हो जाएगा, या ये फीमेल और मेल गेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये गेमीटोसिटिक स्टेज आ गई कि ये क्या बने हुए हैं, गेमीटोसाइट्स बने हुए हैं। अब जब ये मेल और फीमेल गेमीटोसाइट्स हैं तो ये यहाँ पे आपस में फ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन इनका इंटरमीडिएट होस्ट है, डिस्टिंक्टिव होस्ट नहीं है, यानी इन्होंने यहाँ पे फ्यूज़ नहीं करना, यहाँ पे इनकी रिप्रोडक्शन वाला साइकिल या फ्यूजन नहीं होगी। तो फिर होगा क्या कि दोबारा से मॉस्किटो आएगा और वो बाइट करेगा, और बाइट जब करेगा तो वो इस गेमीटोसिटिक स्टेज को उठा के ले जाएगा, और जब वो उसको उठा के ले जाएगा तो मॉस्किटो के अंदर दोबारा से इनकी क्या होनी है, फ्यूजन होनी है, और इन्होंने यूनाइट कर जाना है, फर्टिलाइजेशन करनी है। तो ये हमारे पास जो है वो साइकिल्स हैं या स्टेजेस हैं। मैं भी आपको बुक से भी दिखाती हूँ। सबसे पहले ये वाली स्टेज है ना, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट से पहले है, जब ये कहाँ जा रहा है, लिवर में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोसिटिक स्टेज, ठीक है, प्रो या एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज, यानी कि एरिथ्रोसाइट के बाहर प्रो या एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज है ये सेकेंड स्टेज है हिप्नोजॉइट की, जिसमें वो डोमेंट फेस में चला जाता है, ओवेल और वाइवेक्स, ठीक है। थर्ड स्टेज है हमारे पास एरिथ्रोसिटिक स्टेज, जिसमें वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर आता है, और फोर्थ स्टेज है हमारे पास गेमीटोसिटिक स्टेज कि जिसमें वो गेमीटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है, और गेमीटोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद उसकी क्या होती है, फर्दर आगे ट्रांसमिशन होती है टुवर्ड अदर स्पीशी, टुवर्ड दोबारा से प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो इस तरह से होना चाहिए कि हम इसको 4 जगह पे ब्लॉक कर सकते हैं। हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि क्या करेंगी, प्रो एरिथ्रोसिटिक स्टेज को ब्लॉक कर देंगी ताकि उसकी लिवर के अंदर एंट्री ही ना हो, ठीक है। या फिर हम ऐसी स्टेजेस पढ़ेंगे जो कि क्या करेंगी, हिप्नोजाइट स्टेज ड्रग्स पढ़ेंगे जो हिप्नोजाइट को ब्लॉक करेगी, और हिप्नोजाइट को जब ब्लॉक करेगी तो वो किस चीज़ को इनहिबिट कर रही है, रीलैप्सिंग और रिमिटिंग को, यानी बार दोबारा होने के चांस को इनहिबिट कर रही है। एरिथ्रोसाइटिक स्टेज जब हम पढ़ेंगे और यहाँ हम उसको ब्लॉक कर देंगे तो हम ट्रीट कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि जब एरिथ्रोसाइट में उसने रप्चर होना था तो पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम्स आने थे, चिल्स, फीवर और वगैरह वगैरह। तो इस स्टेज को ब्लॉक करके हम क्या ट्रीट करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को ट्रीट करते हैं। जबकि गेमीटोसिटिक को ब्लॉक करके हम क्या ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसमिशन ब्लॉक कर देते हैं। सो हम ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो यहाँ एक्ट करती हैं, यहाँ एक्ट करती हैं, यहाँ भी एक्ट करती हैं, यहाँ भी एक्ट करती हैं, ठीक है जी। सबसे पहली ड्रग जो लिपिन के अंदर भी है, कैडजन के अंदर भी है, वो है हमारे पास प्राइमाक्विन, ठीक है। सबसे पहली ड्रग हमारे पास क्या है, प्राइमाक्विन। तो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो 4 हैं। एक तो एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं हम, दूसरा हिप्नोजाइट को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि रीलिमिटिंग और रिलैप्सिंग ना हो, एरिथ्रोसिटिक स्टेज को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि साइन और सिम्टम्स जो हैं उनको क्लिनिकली ट्रीट किया जा सके, या गेमीटोसिटिक को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर दें। तो ये 4 ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली ड्रग जो यहाँ पे आ जाती है वो है हमारे पास प्राइमाक्विन। अब ये जो प्राइमाक्विन है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक्सो एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे भी एक्ट करती है, हिप्नोसिटिक स्टेज पे भी करती है और गेमीटोसिटिक पे भी करती है। लेकिन क्योंकि ये एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट नहीं करती तो ये पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को, उसकी तकलीफ को तो ट्रीट नहीं करेगी, अंडरलाइन चीज़ों को ठीक कर रही है, लेकिन ये जो रप्चरिंग के बाद साइन और सिम्टम्स आने थे ये उनको ट्रीट नहीं करती। सो दैट्स वाई इसको मोनोथेरेपी के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। इसके साथ ऐसी कोई ड्रग मिक्स करेंगे जो कि एरिथ्रोसिटिक स्टेज पे एक्ट करेगी। सो प्राइमाक्विन जो है ये 8 अमाइनोक्विनोलॉन है, ओरली ये एडमिनिस्ट्रेड की जाती है, और मैंने आपको बता दिया ये क्या है, 8 अमाइनो क्विनोलॉन है। और दूसरी बात यह है कि इसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर हम इसके एक्शन की बात करेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर एक्शन करती है, ये बात आपने याद रखना है। ये एक्सो एरिथ्रिक स्टेज यानी लिवर के अंदर भी उसको ब्लॉक करती है। दूसरा बात है हिप्नोजिटिक स्टेज जो कि प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के केस में होगी, उसको भी इनहिबिट करेगी, रिलैप्स नहीं होने देगी। एंड सेम एज ये गेमीटोसिटिक स्टेज को भी इनहिबिट कर देती है और यूँ उसकी ट्रांसमिशन होने नहीं देती। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये इन तीनों स्टेजेस के अगेंस्ट काम करती है। अब प्राइमाक्विन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कहता है प्राइमाक्विन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो एज सच हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि इस प्राइमाक्विन के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, प्राइमाक्विन के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट एक्ट के तौर पे एक्ट करते हुए वो क्या कर देते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वो एक्ट करते हुए जो उस प्लाज्मोडियम की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं और मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके उसकी डेथ कॉज करा देते हैं। हमें ऐसा जिसके वो नहीं पता। अब प्राइमाक्विन की फार्माकोकिनेटिक फीचर्स के बारे में वो लिखते हैं कि अगर हम फार्माकोकिनेटिक फीचर्स के बारे में बात करें तो एक तो ये ओरली एब्जॉर्ब है, ठीक है, ओरली एब्जॉर्ब होती है, इसकी बायो अवेबिलिटी है, एब्जॉर्प्शन ठीक है, सो ओरली हम इसको देते हैं। दूसरी बात यह है कि टिश्यूज़ में इतनी ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं होती, जब ये ऑक्सीडाइज होती है तो इसके डी अमाइनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं जो कि शिजेंटिसल कहते हैं शिजेंटिसल जो एक्टिविटी है वो भी इसमें नहीं देखी गई। बहरहाल ये प्राइमरीली एक्सक्रीट हो जाती है आपके यूरिन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो एडवर्स इफेक्ट में वो कहता है कि प्राइमाक्विन जो है ये ड्रग इंड्यूस हीमोलिटिक एनीमिया करती है, स्पेशली उन लोगों में जिन्हें G6PD की डेफिशिएंसी, उनमें क्या कॉज कर देती है, हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर देती है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम बहुत ज़्यादा हाई डोजेस में देंगे तो ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करेगी, यानी कि क्रैम्प्स वगैरह कॉज करेगी जब हमने इसको क्लोरोक्वीन के साथ कॉम्बिनेशन में दिया हुआ होगा, या मैथ हीमोग्लोबिनीमिया भी कॉज कर सकती है। मैथ हीमोग्लोबिनीमिया क्या होता है, या आपके जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन को फेरस से फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज करा देती है, ठीक है, और जब आयरन फेरिक फॉर्म में होता है तो उसको मैथ हीमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। अगली बात यह है कि इसको हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी नहीं यूज़ करना चाहिए, और ऐसे लोगों में जो प्राइमाक्विन से या प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से रेजिस्टेंट हो चुके हैं उन लोगों में भी हमें नहीं देना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि हमने मलेरिया को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। सबसे पहली जो ड्रग हमने ली उसकी एक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी थे। वो कौन सी ड्रग थी, वो है प्राइमाक्विन, जो कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को भी, हिप्नोजेटिक स्टेज को भी और गेमेटोसाइटिक स्टेज को भी ब्लॉक करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं पता, बस ये ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट होकर मेटाबॉलिक फंक्शंस को डिस्टर्ब करके डेथ कॉज करा देती है। गुड ओरल बायोअवेबिलिटी है, यूरिन में ये एक्सक्रीट होती है। एडवर्स इफेक्ट में हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करती है, उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कॉज करती है, मैथ हीमोग्लोबिनीमिया वगैरह भी कॉज करती है। प्रेगनेंसी में और रेजिस्टेंट लोगों के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे पास। अब हमें ऐसी ड्रग देखनी है जो कि क्या करती हो, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को ब्लॉक करती हो, ठीक है। सो सेकंड ड्रग हम ऐसी पढ़ेंगे जो सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को ब्लॉक करती है, यानी पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करती है, और वो कौन सी ड्रग है, वो है क्लोरोक्वीन, ठीक है। वो है हमारे पास कौन सी, क्लोरोक्वीन। सो क्लोरोक्वीन जो है ये एक ऐसी ड्रग है जो क्या करेगी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में जो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है स्पेशली उसके लिए यूज़ की जाएगी। कहते हैं कि एंटी मलेरिया थेरेपी के तौर पे बहुत वाइडली यूज़ की जाती थी, लेकिन अब बहुत सारे एरियाज़ में इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है और वहाँ पे हम इसे नहीं देते। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ अभी भी हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई, जहाँ लोगों ने इसको बहुत मकदार में नहीं लिया हुआ था, अभी उन एरियाज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या करती है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को ब्लॉक करके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बड़ा मजे का है। वो कहता है कि नॉर्मली जब हमारे पास ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जब ये नॉर्मली प्लाज्मोडियम कहाँ चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये होस्ट सेल के हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करता है और उसमें से क्या रिलीज़ करता है, हीम रिलीज़ करता है, ये पैरासाइट करता है। अब ये जो हीम है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए ये हीम को कन्वर्ट कर देता है हेमीजोसिन में, ठीक है। ये हीम को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देता है, और ये हीमोजॉइन को यूज़ करता है एज इट्स एनर्जी सोर्स और वट, लेकिन ये इसके लिए अब टॉक्सिक नहीं है। अब जो ड्रग हमने देनी है क्लोरोक्वीन, ये जो क्लोरोक्वीन है ये ड्रग क्या करती है, ये आयन ट्रैपिंग मेथड के थ्रू कंसनट्रेट हो जाती है अंदर, ठीक है, आयन ट्रैपिंग मेथड के थ्रू कंसनट्रेट हो जाती है, और ये हीम की हीमोजॉइन में जो कन्वर्जन है उसको ब्लॉक कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जब हीम हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हीम की कंसनट्रेशन राइज होंगी, हीम की कंसनट्रेशन राइज होंगी तो पीएच फॉल करेगी, और जब पीएच फॉल करेगी तो यहाँ पे बड़ा टॉक्सिक इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा, और हीम की टॉक्सिसिटी एक्यूमुलेशन की वजह से ये रप्चर हो जाएगा सेल, इसमें पैरासाइट भी मर जाएगा और हमारा जो आरबीसी है वो भी मर जाएगा। तो क्लोरोक्वीन ने क्या काम किया, बुक में इस बड़ी चीज़ की डायग्राम बनाई हुई है लिपिन के अंदर कि जो क्लोरोक्वीन है ये कंसनट्रेट होती है और हीम की हीमोजाइन में जो कि एक पिगमेंट है कन्वर्जन को ब्लॉक कर देती है। वो कन्वर्जन क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि पैरासाइट ने उस हीम को बनाया हुआ था, लेकिन हीम उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, सो इसकी वजह से लाइसिस हो जाती है पैरासाइट की भी और उसकी भी। फार्माकोकिनेटिक फीचर्स के बारे में वो कहता है कि ये हमारे पास रैपिडली ओरली एब्जॉर्ब हो जाती है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है, ये एरिथ्रोसाइट्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट होती है, कंसनट्रेट होती है, लिवर, किडनी, लंग्स और मेलानिन कंटेनिंग टिश्यू या ल्यूकोसाइट्स के अंदर भी इसकी एक्यूमुलेशन होती है। नेक्स्ट बात ये है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकती है, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसके काफ़ी ज़्यादा लेवल देखे गए हैं, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, दैट्स वाई ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो क्लोरोक्विनीन है इसको एक हेपेटिक मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज होता है जो इसको डी अल्कलेट करता है और इसकी एक्सक्रीशन जो है वो
यूरिन में पॉसिबल कराता है और इसकी एक्सक्रीशन यूरिन में होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी इतने ज़्यादा कोई नहीं है। एडवर्स इफेक्ट में वो कहता है कि नॉर्मल जो है ये प्रोफाइलेक्टिकली मिनिमल है इसके एडवर्स इफेक्ट, लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ में दे देंगे तो हाई डोजेज़ में ये जीआईटी को अपसेट कर सकता है, हेडेक कर सकता है, ब्लड विजन कर सकता है, प्रोराइटिस या रैशेज़ वगैरह कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है जिन लोगों में ऑलरेडी कोई मसला चल रहा हो, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है पहले से, या उसके अलावा ऐसा पेशेंट जिसको पहले से क्या है सोरियासिस है या पोरफायरियाज हैं, तो उनको क्लोरोक्विनीन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्लोरोक्विन जो है वो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग भी करती है। तो अरिथमिक पेशेंट में, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ में भी हमें नहीं देनी चाहिए और अरिथमिया कॉज करती है। तो ये क्लोरोक्विनीन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तक हमने एंटी मलेरियल ड्रग में 2 ड्रग्स पढ़ी और हमने पढ़ा मलेरिया क्यों होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओवेल और नोलेसी की वजह से होता है। इसके साइन और सिम्टम हाई फीवर, पैरासाइटीमिया, सिस्टेमिक डिसफंक्शन और सेरिब्रल मलेरिया और आर्टरी के एक्लूजन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनके थ्रू ये करता है। और एक ड्रग हमने देखी जिससे हमने 3 स्टेजेस को ब्लॉक किया और दूसरी ड्रग हमने देखी जिसने दूसरी को ब्लॉक किया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट होकर उसको लाइज करना है, जबकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हीम की कन्वर्जन हेमोजोइन में होने नहीं देनी। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हो गई है। आप पढ़ लें, इसमें से कुछ चीज़ मुश्किल है तो मुझे बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी 4 छोटी सी ड्रग्स हैं जो कि बताई हुई हैं लिपिन के अंदर, उनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है जी।